हे गाइस, माय नेम इज़ हर्ष और आप देख रहे हैं चैनल गुरुकुल। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि कैसी लग रही है आपको हमारी वीडियोस जो हम बना रहे हैं आपके लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कैसे उभरा, कैसे आया, कैसे पनपा। तो इसमें हमने दो थ्योरीज ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, हमारी प्रीवियस वीडियोज़ में आप देख सकते हैं। हमने पहली पढ़ी थी F.W. टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट, और फिर उसके बाद पढ़ा था एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट जो कि हेनरी फ्योल ने दी थी। ठीक है, ये जो अप्रोच हम पढ़ रहे हैं वो है क्लासिकल अप्रोच, जो कि शुरुआत में सबसे पहले जो अप्रोच आई थी वो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम शुरू करेंगे आज का नेक्स्ट टॉपिक जो है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। ये भी एक तरह की क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी है। ठीक है ना, क्लासिकल अप्रोच है। तो ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट किसने दी थी? मैक्स वेबर ने। मैक्स वेबर कौन थे? जर्मन सोशल साइंटिस्ट। ठीक है ना, उन्होंने ये ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच मैनेजमेंट की दी थी। ब्यूरोक्रेसी एज अ वर्ड, देखिए आप बहुत जगह आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी जो होती है ये एक सिस्टम होता है। ठीक है ना, जैसे आप हम ले लें प्रैक्टिकल आज के एग्जांपल्स में अगर हम लेते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है पूरा ब्यूरोक्रेटिक है। ठीक है ना, एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होता है, एक हायरार्की होती है जिसको फॉलो करना होता है, बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जिसको फॉलो करना होता है, पेपर वर्क होता है। तो जैसे आप गवर्नमेंट में देखते हैं बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें सिमिलर आप पाएंगे इस मेथड से। ठीक है, इस अप्रोच में। तो bureaucracy is an administrative system which is designed to accomplish large-scale administrative tasks by systematically coordinating the work of many individuals. ठीक है ना, तो ये एक सिस्टमैटिक तरह से आप चीज़ों को कराने का एक मेथड है। ठीक है ना, और एक उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जनरली एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिसमें कि आपको ये समझ में आएगा कि बहुत सारी एक प्रोसेसेस हैं, बहुत सारी है ना, एक कहते हैं ना रिजिड एक सिस्टम है जिसको फॉलो करना ही करना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इन्होंने पहला बोला कि डिवीजन ऑफ वर्क। अब डिवीजन ऑफ वर्क तो सबने ही बोला है, आपको क्लासिकल में तीनों में मिल जाएगा जैसे। ठीक है ना, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट में भी डिवीजन ऑफ वर्क बोला था उन्होंने। फिर उसमें हमारे हेनरी फ्योल ने भी बोला था डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए। तो डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब सिंपल है कि भैया सबका काम डिवाइड होना चाहिए। एवरी इंडिविजुअल शुड नो व्हाट हिज टास्क इज। ठीक है ना, तभी क्या होता है, वो एक प्रोडक्टिविटी निकलती है और एक एफिशिएंसी आप रहते हो, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता है, तो विच इज दी एडवांटेज। उसके बाद इन्होंने सेकंड बोला हायरार्की ऑफ अथॉरिटी। अब देखिए यहाँ हायरार्की आ गया। हायरार्की मतलब अथॉरिटी की एक हायरार्की है। ठीक है ना, कि जैसे जो सबसे नीचे वर्कर है उसके ऊपर कोई सुपरवाइजर होगा, सुपरवाइजर के ऊपर कोई मैनेजर होगा, मैनेजर के ऊपर फैक्ट्री मैनेजर होगा, फैक्ट्री मैनेजर के ऊपर कोई एमडी होगा, प्रेसिडेंट होगा, जो भी है एक हायरार्की फॉलो हो रही है अथॉरिटी से रिलेटेड। अथॉरिटी मतलब पावर, जो हमने पढ़ा था पहले। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर, आपके पास कितना पावर है। तो पावर धीरे धीरे जैसे आप हायरार्की में बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपकी पावर बढ़ती जाएगी। ठीक है ना, तो आप देखो वेबर स्टेटेड दैट देयर शुड बी अ हायरार्की ऑफ पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, हायरार्की होनी चाहिए, मस्ट। हायरार्की इज अ सिस्टम ऑफ रैंकिंग ऑफ वेरियस पोजीशंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, तो हायरार्की ये कह रही है कि रैंकिंग होनी चाहिए टॉप टू बॉटम, कि किसकी क्या रैंक है, कौन किसके ऊपर है। तो मैंने कहा आपको जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आपको देखने को मिल जाएगा ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। तो आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएंगे तो देयर इज अ हायरार्की जो कि फॉलो होनी ही होनी है। ठीक है ना, इट्स अ रिजिड फॉर्म और कोई उस हायरार्की को जो है क्रॉस नहीं कर सकता। दैट इज द बेसिक ऑफ दिस प्रिंसिपल। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, सिस्टम ऑफ रूल्स। अब ये बोल रहे हैं कि बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको फॉलो करना है। ठीक है ना, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स एंड रेगुलेशन पहले प्रेस्क्राइब कर दिए जाते हैं कि दीज आर योर थिंग्स यू नीड टू डू।
ठीक है ना, उसके अबव कोई नहीं जा सकता या उसको कोई वायलेट नहीं कर सकता। रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होने हैं, मतलब होने हैं, ठीक है ना, नो डेविएशंस। उसके बाद आता है इम्पर्सनल रिलेशनशिप। इम्पर्सनल रिलेशनशिप मतलब क्या होता है? इन अ bureaucratic system, relationships among individuals are governed through the system of official authority and rules. Official positions are free from personal involvement, emotions and sentiments. तो ये जो एक एटमॉस्फेयर है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, इन्होंने ये कहा कि जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है इसमें जो एटमॉस्फेयर है पूरा ऑफिशियल है, क्योंकि रूल्स है, हायरार्की है, अथॉरिटी है, तो पूरा भैया कोई पर्सनल रिलेशनशिप उसमें नहीं होना चाहिए। देयर आर नो स्कोप फॉर पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, इमोशंस एंड सेंटिमेंट। भैया एक दूसरे के इमोशन से मत, उसको कोई रोल नहीं है, उसका कोई रोल नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्लासिकल अप्रोच में जितने भी आप देखोगे उसमें ह्यूमन एस्पेक्ट इज मिसिंग। तो इसमें भी यही कह रहा है कि जो पर्सनल चीज़ों में मत आप घुसिए, आप इम्पर्सनल रिलेशन, आप एक ऑफिशियल एनवायरनमेंट में उसको ऑफिशियल रहने दीजिए, ठीक है ना। उसी से उन्होंने कहा कि दीज आर द फैक्टर्स विच आर इम्पॉर्टेंट टू हैव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीटेड, ठीक है ना। आपको कोई गोल अचीव करना है तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है ऑफिशियल रिकॉर्ड। अब देखिए यहाँ पे पेपर वर्क भी है, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है? पेपर वर्क इज मस्ट, ठीक है ना, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस है, हायरार्की है, सब कुछ है, तो पेपर वर्क भी जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि ऑफिशियल चीजें हैं, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। जैसे आप गवर्नमेंट इंडिया, जैसे मैं बार बार इंडियन गवर्नमेंट का एग्जांपल आपको दे रहा हूँ क्योंकि दिस इज द बेस्ट एग्जांपल, ठीक है ना, आपको उससे समझ में आएगा। उनमें भी बहुत सारे कागजी काम होते हैं, ठीक है ना। प्रॉपर आपको जो है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, ठीक है ना। एवरी इंडिविजुअल शुड बी रिकॉर्डेड इन द सिस्टम, आने का टाइम, जाने का टाइम, ठीक है ना। तो ये सारे अटेंडेंस लगती है, उसमें साइन करना होता है, तो पेपर वर्क इज इमेंस, बहुत ज़्यादा पेपर वर्क इसमें होता है। और प्रॉपर उन्होंने बोला कि भैया एक प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए, और रिकॉर्ड अगर नहीं होता है तो कोई उसमें हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है फॉर्मल नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि फॉर्मल अगर है तो प्रॉपर रिकॉर्डिंग होनी चाहिए हर चीज़ की, ठीक है ना, उससे इजी रहता है मैनेज करना, ठीक है। तो ये 4-5 चीज़ें थी जो ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट में मैक्स वेबर ने दी थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्लासिकल जो हमारी अप्रोच है वो यहाँ पे ख़त्म होती है। इसमें 3 चीज़ें थी, ठीक है ना, साइंटिफिक मैनेजमेंट था, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट था और ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट था। तो अब देखते हैं, जैसे हमने तीनों पढ़ा तो ओवरऑल इसका हम इम्पैक्ट देते हैं और ओवरऑल इसका कंट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है ना। तो क्लासिकल मैनेजमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन तक सीमित है, एडमिनिस्ट्रेशन और ऑर्गेनाइजेशन। इसमें देखिए द क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरीज आर ग्रेजुअली लॉस देयर इम्पोर्टेंस इनका बहुत ज़्यादा आज के करंट एरा में नहीं है, ठीक है ना। इनकी जो थ्योरीज हैं उनका बहुत ज़्यादा रेलेवेंस नहीं है आज के उसमें, क्योंकि क्या है, रीज़न क्या है, बहुत बड़ा रीज़न ये है कि पीपल एंड देयर नीड्स आर कंसिडर्ड एज सेकेंडरी टू द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाय क्लासिकल थियरिस्ट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि क्लासिकल थियरिस्ट ने सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स और उसमें क्या होना चाहिए, उसमें क्या मेथड लगना चाहिए, कैसे आपको करना चाहिए चीज़ों को, वो बताया, मैनेज कैसे करना चाहिए। बट उन्होंने कहीं ना कहीं एक एम्प्लॉय को इन्होंने एज अ ह्यूमन नहीं कंसिडर किया है, ठीक है ना। इस अप्रोच में वो फैक्टर मिसिंग है, दैट इज व्हाई दिस इज एन इनकम्प्लीट अप्रोच। तो जैसे नाउ इट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी सीरियसली चैलेंज्ड द साइंटिफिक अप्रोच, ठीक है ना। तो उसमें अब देखो HRM जो है आज है आपका, हर जगह ह्यूमन रिसोर्स का एक डिपार्टमेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये आपका एसेंशियल बहुत होता है, क्योंकि आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो लोगों के साथ जब आप काम कर रहे हैं तो वो ह्यूमन फैक्टर तो आपका इन्फ्लुएंस करेगा ही कहीं ना कहीं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स विच इज
नॉट मतलब जो साइकोलॉजिकल होता है, जो बहुत बिहेवियरल होता है, उनके बिहेवियर, उनके मूड्स, उनके एटीट्यूड, उनकी पर्सनालिटी, बहुत सारी चीज़ें जो है वो इनके द्वारा नहीं बताई गई हैं या नहीं कंसिडर की गई हैं, ठीक है ना। दैट इज़ अ मेन डी मेरिट या डिसएडवांटेज ऑफ दिस अप्रोच। बट मोर और लेस उनका जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज़ वेरी प्रोमिनेंट, इसलिए क्योंकि दे हैड इंट्रोड्यूस दी कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। जो पहला कॉन्सेप्ट जहाँ शुरुआत हुई है, ठीक है ना, हम लोग एवोल्यूशन पढ़ रहे हैं तो शुरुआत पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि कैसे हम बढ़े। तो पहले हम इस तरह की हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, साइंस है उसमें, प्रिंसिपल्स बहुत सारे दिए, हायरार्की दी, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने इंट्रोड्यूस करी एज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है ना। मैनेजमेंट की शुरुआत यहाँ से हुई, ठीक है। तो अब एक बार हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो हमारे ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट के हैं उसके पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या है, एडवांटेज क्या है। रूल्स एंड प्रोसीजर्स आर डिसाइडेड एंड फॉलोड बाय द एम्प्लॉयज एंड हेल्प्स इन प्रॉपर मैनेजमेंट। जब आप रूल्स एंड प्रोसीजर्स बनाओगे तो एक ईजी हो जाता है कि यार दीज आर प्रेस्क्राइब फॉर्मेट और इसी में आपको काम करना है, इसी तरह से आपको चलना है। तो मैनेजमेंट बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है ना, रूल्स की वजह से। उसके बाद देयर इज़ नो ओवरलैपिंग ऑफ जॉब एंड वर्क। तो ओवरलैपिंग कहीं नहीं होती है क्योंकि सबका डिवीजन है, वर्क इज डिवाइडेड, किसी की कोई मतलब ओवरलैपिंग नहीं होती है, ठीक है ना। इसीलिए डिवीजन ऑफ वर्क होता है, सारी क्लासिकल अप्रोच में आपको मिल जाएगा ये। इन दिस सिस्टम द सिलेक्शन प्रोसेस एंड प्रमोशन प्रोसीजर्स आर बेस्ड ऑन मेरिट एज अ रिजल्ट, राइट पर्सन इज अपॉइंटेड ऑन राइट जॉब। तो इनका सिलेक्शन प्रोसीजर बड़ा साइंटिफिक है। तो साइंटिफिक मेथड होने की वजह से जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है बहुत ही सटीक होता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत सही होता है। तो सही बंदा सही जगह होता है, सही जगह काम कर रहा होता है। डिवीजन ऑफ लेबर हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज, ठीक है ना। तो आपका जो डिवीजन ऑफ लेबर है, जो हमने पढ़ा था कि हर बंदा डिवाइड है, कोई डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं है, तो लोगों की परफॉर्मेंस मेजर करना बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है ना, उनकी, क्योंकि उनको जो पर्टिकुलर टास्क असाइंड था वो किसी और को असाइंड नहीं था, उनको वही चीज़ असाइंड थी। उसके बाद है द वर्क ऑफ द एंटरप्राइज डज नॉट सफर ड्यू टू लिविंग ऑफ एनी एम्प्लॉय, ठीक है ना। बस वही है। अब देखिए, ह्यूमन फैक्टर को इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई अगर छोड़ के चला जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। हैम्पर, ऑर्गेनाइजेशन को कोई हैम्पर नहीं होता, ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। डिसएडवांटेजेस है रेड टेपिज्म एंड टू मच पेपर वर्क एडवर्सली अफेक्ट दिस सिस्टम। पेपर वर्क मैनेज करना हमेशा ही डिफिकल्ट है। तो डिसएडवांटेज तो हमेशा ही है, जहाँ पेपर वर्क एक्सेस होता है वहाँ पे मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। The employee do not develop belongingness to the organization। तो एक जैसे अब देखिए यहाँ बिहेवियर आ गया, तो बिलोंगिंगनेस नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कोई लगाव नहीं होता उनको, ठीक है ना। तो ये एक डिमेरिट है। टू मच डिपेंडेंस ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन बिकम एन एडहेरेंस टू दी एंटरप्राइज। तो रूल्स एंड रेगुलेशन के आप बाहर नहीं जा सकते। कोई अगर ऐसी एडवर्स सिचुएशन आ गई जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो या कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उसमें क्या, उस पॉइंट पे आप जो है आप कोप अप नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। बहुत डिपेंडेंट हो आप रूल्स एंड रेगुलेशन के अधेरेंस पे, एंटरप्राइज, ठीक है ना। उसके बाद द एम्प्लॉयज आर ट्रीटेड लाइक मशीन्स एंड नॉट लाइक इंडिविजुअल्स। एज आई स्टेटेड, पूरा क्लासिकल अप्रोच एक यही चीज़ कहता है कि एम्प्लॉयज आर लाइक मशीन्स, दे आर नॉट ह्यूमंस। तो पूरा नेग्लिजेंस है ह्यूमन फैक्टर का क्लासिकल अप्रोच। ठीक है गाइस, आई होप आपको मैं जो वीडियोस बनाता हूँ अच्छी लगती होंगी। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें, कुछ भी करें, लाइक करें, डिसलाइक करें, आपको नहीं पसंद आ रही तो भी कुछ तो करें, और कमेंट करके मुझे बताएं कि और कौन सी वीडियोज़ या मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो and see you in the next video.